नमस्कार, मैं चेनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत शीत युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। शीत युद्ध, इसकी क्या अर्थ है, वह शीत युद्ध के कारण क्या है। जैसा कि जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं वह जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रुचि रखते हैं, उन सभी को पता है कि शीत युद्ध प्रत्यक्ष युद्ध न होकर के एक युद्ध जैसी परिस्थिति लगातार बना दी गई थी। तो उसके क्या कारण हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं शीत युद्ध, अर्थ व परिभाषा। शीत युद्ध द्वितीय महायुद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण विकास है। यह एक वैचारिक संघर्ष था जिसमें दो विरोधी जीवन पद्धतियाँ, उदारवादी लोकतंत्र तथा सर्वाधिकारवादी साम्यवाद सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही थी। तो द्वितीय महायुद्ध के बाद दो विचारधाराएं जो उस समय प्रबल हुई, एक उदारवादी लोकतंत्र की विचारधारा और दूसरी सर्वाधिकारवादी साम्यवाद की विचारधारा। तो दोनों ही सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही थी। शीत युद्ध शब्द से सोवियत संघ व अमेरिका के शत्रुतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अभिव्यक्ति होती है। इसमें वास्तविक युद्ध किए बिना वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़ तोड़, जासूसी, सैनिक प्रतिस्पर्धा से पूर्ण संबंध देखेंगे। तो वास्तविक युद्ध नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो युद्ध के दौरान आजमाई जाती है वो सभी इसमें आजमाई गई। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में हम शीत युद्ध का अर्थ इस प्रकार समझ सकते हैं। शीत युद्ध दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर भी भीमाकार शक्तियों का संघर्ष है। और इसके दौरान जो वातावरण निर्मित हुआ उसके बारे में कहा जवाहरलाल नेहरू जी ने, और ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। यह वातावरण निलंबित मृत्युदंड के वातावरण के समान तनावपूर्ण था। निलंबित मृत्युदंड, जो मृत्युदंड तो अवश्य है लेकिन उसकी अवधि जो है वो अभी निलंबित चल रही है। तो निलंबित मृत्युदंड के वातावरण के समान तनावपूर्ण संबंध इनको बताया। यह गर्म युद्ध से भी भयानक था। तो जवाहरलाल नेहरू का ये मानना है कि निलंबित मृत्युदंड के वातावरण के समान तनावपूर्ण वातावरण इसमें निर्मित हो जाता है। दूसरे जो विचारक हैं जॉन फोस्टर डलेस, विदेश नीति के जानकार, उनका कहना है कि शीत युद्ध नैतिक दृष्टि से धर्म युद्ध था। अच्छाइयों के लिए बुराइयों के विरुद्ध, सत्य के लिए गलतियों के विरुद्ध और धर्मप्राण लोगों के लिए नास्तिकों के विरुद्ध संघर्ष था। तो इसको उन्होंने धर्म से जोड़ा, अच्छाई से जोड़ा और सत्य से जोड़ा। तो ये जॉन फोस्टर डलेस, तो शीत युद्ध का ये अर्थ इन्होंने बताया है। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि शीत युद्ध जो है उसमें एक तरफ आपको पूंजीवादी विचारधारा के देश जिनका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, और दूसरी तरफ है साम्यवादी विचारधारा के देश जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। तो दुनिया दो ध्रुवों में बंट गई थी, पूंजीवादी ध्रुव और दूसरी तरफ साम्यवादी ध्रुव। तो दो विचारधाराओं के मध्य इसमें प्रतिस्पर्धा दिखाई गई थी, एक दूसरे पर वर्चस्व स्थापित करने का इसमें प्रयास किया गया था। अब इसके कारणों की बात करें हम, शीत युद्ध के कारण क्या है। तो द्वितीय महायुद्ध ने दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ को जन्म दिया था। तो महायुद्ध के बाद ये दो महाशक्तियां बनकर के उभरे दोनों देश, और महायुद्ध की समाप्ति के बाद दोनों महाशक्तियां युद्ध से प्राप्त लाभ की स्थिति को बनाए रखना चाहते थे। तो युद्ध से जो इन्होंने जो जीते हैं दूसरे देश, उन पर अधिकार करने के लिए ही ये शीत युद्ध हुआ था, ऐसा मान सकते हैं। अपने प्रभाव के विस्तार के लिए उत्सुक थी दोनों ही शक्तियाँ, और इसी मूल कारण के इर्द गिर्द अन्य कारण बने जो इस प्रकार हम समझ सकते हैं। तो वर्चस्व की लड़ाई, लाभ की स्थिति को बनाए रखने की लड़ाई
इसे हम कह सकते हैं। कारणों की बात करें तो प्रथम कारण ऐतिहासिक कारण जिसे हम कह सकते हैं, इसमें कह सकते हैं कि ऐतिहासिक अनुभव इनके जो थे उनसे इसे लिया गया है। दोनों महाशक्तियों के ऐतिहासिक अनुभवों ने उनमें संशय के बीज बोए। बोल्शेविक क्रांति जो 1917 में हुई, साम्यवादी क्रांति जिसे कहा जाता है, बोल्शेविक क्रांति के समय से ही पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ से खुश नहीं थे। इसी तरह द्वितीय महायुद्ध में भी दोनों अचानक हमलों के शिकार हुए थे, तो दोनों में अविश्वास की स्थिति लगातार बनी हुई थी। दूसरे कारण की बात करें तो द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब नाजी सेना ने सोवियत संघ के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा था और सोवियत संघ खुद को कमज़ोर समझ रहे थे, तो सोवियत संघ ने मित्र राष्ट्रों से ये अनुरोध किया कि आप जो है नाजी सेना पर यूरोप में दूसरी तरफ से आप उन पर आप अगर आक्रमण कर दोगे तो नाजी सेना दोनों तरफ से घिर जाएगी और हम आसानी से उसको हरा सकेंगे। लेकिन मित्र राष्ट्रों ने उसमें जानबूझकर महीनों तक की देरी की, जिससे कि सोवियत संघ को समझ में आ गया कि अब जो है ये जो मित्र राज्य है, मित्र राष्ट्र है, जो हमारे मित्र का दावा करते होने का, वो हमारे साथ नहीं है। तो द्वितीय मोर्चे का जो प्रश्न था वो भी इसमें महत्वपूर्ण कारक रहा। तीसरा, विचारधाराओं में मौलिक मतभेद। अमेरिका व सोवियत संघ की राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था का दोनों एक दूसरे को आपत्तिजनक मानते थे। अमेरिका का ये मानना था कि सोवियत संघ के अंदर व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार सोवियत संघ की नज़र में अमेरिकी लोकतंत्र एक भ्रांति मात्र थी, जिससे केवल अमीरों के हितों की पूर्ति होती थी। तो ये तीसरा कारण, विचारधाराओं में मौलिक मतभेद। चौथे कारण की बात करें हम तो सोवियत संघ द्वारा याल्टा व बाल्कन समझौते की अवहेलना। याल्टा सम्मेलन जो 1945 में रूजवेल्ट, स्टालिन व चर्चिल के मध्य हुआ, इस सम्मेलन में पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया आदि देशों में अपने पक्ष की सरकारें स्थापित करने की इन्होंने कोशिश की। और इसी प्रकार 1944 में हुए बाल्कन समझौते में, जिसमें पूर्वी यूरोप के विभाजन को सोवियत संघ व चर्चिल ने माना था कि बुल्गारिया व रोमानिया में सोवियत संघ का तथा यूनान में ब्रिटेन का प्रभाव स्वीकार किया जाए। इसी तरह हंगरी व यूगोस्लाविया में दोनों का बराबर प्रभाव माना जाएगा। परंतु युद्ध के बाद सोवियत संघ जो है वो इससे मुकर गया। तो जो समझौते हुए थे सोवियत संघ ने उनका उल्लंघन कर दिया। पांचवा जो कारण है ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एंग्लो अमेरिका सेना तो वहाँ से हट गई, लेकिन सोवियत संघ ने मना कर दिया, वहाँ से वो नहीं हटा और उसी कारण कहते हैं विवाद हुआ। तो ये विवाद के 5 कारण थे। आगे अन्य कारणों में हम देखते हैं ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना व फुलटन भाषण। अन्य कारण में ये भी है जो महत्वपूर्ण थे उस दौरान। छठा कारण में देखें हम, उसी में आएगा इसका ट्रूमैन सिद्धांत का उल्लेख। यूनान में सोवियत हस्तक्षेप। 1944 में हुए समझौते के तहत, जो पीछे मैंने बताया, समझौते के तहत यूनान ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में मान लिया गया था, लेकिन युद्ध में स्थिति कमजोर होने पर ब्रिटेन ने वहाँ से अपने सैनिक अड्डे समाप्त कर लिए। तो वहाँ पे एक शून्य की स्थिति बन गई। इस शून्य को भरने के लिए सोवियत संघ ने प्रयास किया और अपने पक्ष के साम्यवादी दलों को वहाँ सरकार बनाने के लिए उन्होंने उकसाया। तब एक ब्रिटिश जो सैन्य अधिकारी है, उसने अमेरिकी विदेश मंत्री या अमेरिका को यह मैसेज किया कि यहाँ पे यूनान के अंदर जो है वहाँ पे सोवियत संघ अपने पक्ष की सरकार बना रहा है और आप चाहें तो आप अपने यहाँ पे प्रयास कर सकते हैं। तो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्शल ने इस अवसर पर राष्ट्रपति ट्रूमैन को संदेश दिया कि ब्रिटेन उसे यूनान व टर्की का उत्तरदायित्व सौंपना चाहता है। ट्रूमैन प्रशासन ने यूरोप के पुनर्गठन के लिए एक योजना तैयार की, जिसमें दोनों देशों को $400 मिलियन की आर्थिक सहायता व सैन्य सहायता देने की बात थी। अमेरिकी संसद से इसे स्वीकृति मिल गई मई 1947 में, और इसके बाद मार्शल ने इसके आधार पर एक योजना जो है
5 जून 1947 को बनाई, जिसे मार्शल योजना कहते हैं, जिसके तहत यूरोप को अमेरिका द्वारा सहायता देकर उसका पुनरुत्थान करना था। इसे मार्शल योजना कहते हैं। जो ट्रूमैन ने जो सिद्धांत दिया वो था जिसमें उनकी आर्थिक सहायता करना और यूरोप के अंदर पुनर्गठन के लिए अमेरिका द्वारा, या कह सकते हैं कि अमेरिका का एजेंडा वहाँ पे लागू करना और उसको मूर्त रूप देने का, ट्रूमैन योजना को, उसके सिद्धांत को मूर्त रूप देने का जो प्रयास किया वो मार्शल ने किया, तो इसे मार्शल योजना भी कहा जाता है। 7वां कारण देखें तो पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति व प्रचार। जो प्रचार कार्य किया गया पश्चिम के द्वारा लगातार घृणित वातावरण बनाया गया। मार्च 1946 में अमेरिका के फुलटन में चर्चिल ने अपने भाषण में कहा कि संपूर्ण यूरोप पर एक लोह आवरण छा गया है। तो संपूर्ण यूरोप पर एक लोह आवरण छा गया है, ये उनके कहने का अर्थ था कि संपूर्ण यूरोप पे साम्यवाद जो है वो छा गया है, वो कब्जा कर रहा है और इसने दोनों के संबंध बहुत खराब कर दिए। तो सोवियत संघ को पता लग गया कि अमेरिका और जो है ब्रिटेन अपने विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। इसी तरह 1945 में अमेरिकी राज्य सचिव बर्नेज व ब्रिटिश विदेश मंत्री बेविन ने अपनी विज्ञप्ति में, जो संयुक्त विज्ञप्ति जारी की, उसमें कहा कि हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप के संस्थापन को रोकना चाहिए। तो तानाशाही कहा गया इसे, सोवियत संघ की जो विचारधारा थी उसको। तो ये ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना व फुलटन भाषण ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं और कई छोटे छोटे प्रश्न इन पे आते हैं परीक्षा के दौरान। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर ये पूछे जाते हैं। आगे 8वां जो कारण है वो है अणु बम का आविष्कार। ऐसा माना जाता है कि अणु बम ने हिरोशिमा को ही नष्ट नहीं किया बल्कि मित्र देशों की मित्रता का भी अंत कर दिया था। तो अणु बम जिसके आविष्कार के लिए अमेरिका ने इसके अनुसंधान को ब्रिटेन से तो जानकारी साझा की, लेकिन सोवियत संघ को बिल्कुल भी पता नहीं लगने दिया। तो सोवियत संघ को उसने खुद को एक ठगा सा महसूस किया और सोवियत संघ को इससे ज़बरदस्त आघात पहुंचा। तो उनको बिल्कुल भी पता नहीं लगा कि हमारा जो है मित्र देश इतना बड़ा आविष्कार उसने कर लिया जिससे कि वो दुनिया को खतरे में डाल सकता है। 9वां कारण देखें तो वो है बर्लिन की नाकाबंदी। सोवियत संघ ने लंदन प्रोटोकॉल जो 1948 में हुआ था का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबंदी कर ली, जिसे पश्चिमी देशों ने शांति के लिए घातक बनाया। तो बर्लिन जो आगे चल करके शीत युद्ध का एक कह सकते हैं बहुत बड़ा एक पॉइंट बन गया था, उसी के इर्द गिर्द पूरा शीत युद्ध जो है आगे चलता रहा। बर्लिन, या हम कहें कि जो परमाणु हथियार बनाए उसके इर्द गिर्द ही शीत युद्ध जो है वो चलता रहा। वो भी इसमें एक महत्वपूर्ण घटक हम मान सकते हैं। अगला जो कारण है 10वां सबसे महत्वपूर्ण, शक्ति संघर्ष। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। जो उन्होंने कहा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में इनका जो है ये परिभाषा हम सबसे अधिक महत्वपूर्ण मान सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में क्या है, शक्ति के लिए संघर्ष है। विश्व में क्या कहते हैं वो कि विश्व में जो भी शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं उनमें संघर्ष होना अनिवार्य है, लाजमी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यही 2 राष्ट्र महाशक्तियों के रूप में उभरे थे और इसीलिए उनमें संघर्ष होना अनिवार्य था, वो लाजमी था, तो वो होना ही था। तो ये उनके अनुसार दोनों ही चूंकि अब महाशक्तिशाली हो गए हैं तो उनके बीच में हितों का टकराव होना ही होना। तो ये इस प्रकार थे कारण। क्या कारण रहे शीत युद्ध के? शीत युद्ध, उसका अर्थ और उनके कारण, जिसमें ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना व फुलटन भाषण को हम महत्वपूर्ण मान सकते हैं और शक्ति के लिए ये संघर्ष है। धन्यवाद।